बहू को बहू ही समझ लो, वही बहुत है। अच्छा, पापा का स्वभाव कैसा है? अरे मेरे पापा तो एकदम गाय है, गाय। ना किसी तरह की कोई टोका टोकी, ना ही कोई नखरे। उनके तो बस अपनी मित्र मंडली प्यारी है, जिसमें वह मस्त रहते हैं। पता है, उन्होंने आज तक मुझे कभी एक बार भी डांटा नहीं है। मेरी उनसे बहुत जमती है, दोस्त जैसे हैं हम दोनों। और तुम्हारी छोटी बहन शिवानी, उसके बारे में कुछ बताऊं? बताओ ना यार, शिवानी का क्या बताऊं। वो तो सारा दिन बस किताबों में घुसी रहती है। पढ़ाई के सामने तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। मम्मी सारा दिन कहती रहती है कि रसोई में आकर थोड़ी मदद कर दिया करो, लेकिन वह तो हिलती तक नहीं। बस अपना खुद का काम कैसे न कैसे करती है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। और मम्मी जी, मेरी मम्मी थोड़ी सी गुस्से वाली है। उनको तो हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। थोड़ी सख्त है, पर दिल की बहुत अच्छी है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। दुनिया में उनसे अच्छा खाना शायद ही कोई बनाता होगा। राघव की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर सा लगा, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। दरअसल शादी के बाद मुझे और राघव को एक ही छत के नीचे जिन लोगों के साथ रहना है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी तो बनती ही है। एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो, यही सोचकर मैंने आज राघव से रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए बातों ही बातों में पूछा अपने होने वाले ससुराल वालों के बारे में। धीरे धीरे जानकारी लेनी शुरू कर दी। मम्मी जी के बारे में तो सुनकर मैं डर ही गई। पहले ही इस जालिम दुनिया वालों ने सास नाम के प्राणी की खतरनाक जैसी इमेज बना रखी है, और ऊपर से जब राघव ने बताया कि वह खाना बहुत अच्छा पकाती है, तो मुझे लगा कि मैं तो गई काम से। खाना पकाने के नाम से मेरे हाथ पे ठंडे पड़ने लगते हैं। मैंने तो आज तक रसोई में सिर्फ उतना ही काम किया था जितना मम्मी के बीमार पड़ने पर जरूरत होती थी। इसके अलावा कभी मुझे किचन में जाना पसंद ही नहीं था। अक्सर मजबूरी में मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी निपटाने वाला काम करती रहती हूँ। अब क्या करूँ, पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी, और जब इस बात का एहसास हुआ कि कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, तो फिर बस मैंने पढ़ाई में पूरी जान फूंक दी और बन गई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी करने लगी। अब ऐसे में मुझे किचन में जाने का समय नहीं मिला, और सच कहूँ तो मुझे बचपन से खाना पकाने में कुछ खास दिलचस्पी भी नहीं थी। सगाई हुई और 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। अब दिन रात एक तरफ जहां शादी की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उधर माँ के प्रवचन लगातार जारी रहे। थोड़े दिन में तुझे ससुराल जाना है, कैसे करेगी रसोई का काम? जब देखो फोन पर अंगूठे दौड़ाती रहती है। नीचे रख फोन और इधर ध्यान दे जरा। ये इस तरह से नहीं छील, ऐसे छील, इस तरह काटते हैं। तलने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमक कम हो तो यह करना चाहिए, और ज्यादा मिर्ची हो तो ऐसे ठीक करते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक के बाद एक जाने कितने ही टिप्स दे डाले, ताकि मैं रसोई में जाकर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दूं। खैर, माँ से जितना सीख सकती थी सीख लिया। सोचा बाकी आगे के लिए बाबा यूट्यूब को समझने की कोशिश करना। डांट भी दे तो दिल पर मत लेना, उनके अच्छाइयों से सीखना, वगैरह वगैरह। माँ बहुत सी ऐसी बातें सोते जागते मेरे अंदर डालने की लगातार कोशिश करती रही। कभी सुनती तो कभी अच्छा अच्छा करके पतली गली से निकल जाती, और फिर देखते ही देखते मेरे जीवन का वह सबसे खास दिन आ ही गया। दुल्हन बनकर मैं पिया की गली पहुंच गई। गाजे बाजे और खूब जोश के साथ मेरा ससुराल में स्वागत किया गया। शुरुआत के 1 डेढ़ महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। औपचारिकता की चादर धीरे धीरे उतरने लगी, और घर में सब खुलकर बात करने लगे। मैंने भी दोबारा नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरी सासू माँ को इस बात का एहसास हो गया था कि मैं रसोई में जाकर ज्यादा खुश नहीं हूँ। उनके सामने मेरी हालत तो वैसे ही पतली हो जाती थी, इसलिए मेरी मदद करने हमेशा आ जाती थी। उन्होंने मुझे सामने से कभी डांटा तो नहीं, पर लग जाता था कि उन्हें मेरी कौन सी बनाई चीज पसंद नहीं आई। एक दिन ताऊ और ताई जी खाने पर आए। मम्मी जी ने मेड के साथ मिलकर सारा खाना तैयार कर लिया। उस शाम मेरे ऑफिस के बाद ऑनलाइन मीटिंग थी, इसलिए रसोई में जाकर मम्मी जी की कोई खास मदद ना करवा सकी। सिर भी भारी हो रहा था। ऐसे में मम्मी जी ने मुझे थोड़ा आराम करने को कहकर खुद ही सब संभाल लिया। खाने की मेज पर बातों ही बातों में ताऊ जी मेरी सासू माँ को सुनाने लगे, आजकल की लड़कियां बड़ी ही नाजुक होती चली जा रही है। भाभी जी, जरा सा काम सिर पर पड़े तो इनको चक्कर आने लगते हैं। क्यों विमला, बात सही है कि नहीं? ताई जी की ओर देखते हुए तंज मेरे ऊपर कसा गया। मुझे बुरा लगा, लेकिन वास्तविकता भी तो यही थी। भाई साहब, एक बात कहूँ, बात कड़वी है पर एकदम सच। मम्मी जी ने कड़क कर अपनी बात रखते हुए कहा, हम घर के बड़े सदियों
से घर में आई नई नवेली बहू को नौकर समझते आ रहे हैं। कभी प्यार से उसे पूछते भी नहीं, लेकिन फिर जब हमारा बुढ़ापा आता है तब हम उसी को नौकरानी जैसी बहू से उम्मीद लगाते हैं कि वो एक सुशील संस्कारी बेटी बनकर हमारी टूटी बिखरी हड्डियों की सेवा करे। हमारा जमाना अलग था भाभी जी। इस दौर में लड़का लड़की हर हाल में माँ बाप के द्वारा दिए गए सिद्धांत पर चला करते थे। पर आज समय बदल गया है। अगर पराए घर की बच्ची को जब अपना नहीं बनाया जाए तो उसे घर, रिश्तों और अपनों से दूरी बनाने में देर नहीं लगती। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि घर की बहू को बेटी बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे इंसान ही समझ लिया जाए, वही बहुत है। आज मेरी बहू लगातार 7-8 घंटों से ऑफिस में काम में उलझी हुई थी। ऐसे में शरीर और दिमाग से पूरी तरह थक जाता है इंसान। इसलिए आज मैंने खाना तैयार कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, आज मैंने काम कर लिया, कल वह कर लेगी। आखिर यह घर हम दोनों का तो है। मिल बांट कर काम करने में क्या बुराई है। इंसानियत के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किसी ने उस टाइम किया होता तो शायद बात आज कुछ और ही होती, है ना बड़ी भाभी, कहकर मेरी सासू माँ ने पापा जी की आंखों ही आंखों में न जाने कितने सवाल पूछ लिए, जिनका जवाब निसंदेह पापा जी के पास नहीं था। रात को मम्मी जी के कमरे में चली आई। पता नहीं क्यों, पर मम्मी जी बड़ा उदास दिखी। मम्मी जी, थैंक्स, मेरे लिए स्टंट लिया आपने। पर एक बात कहूँ, अगर आप मेरी मम्मी भी होती तो वह भी सामने वाले की हाँ में हाँ ही मिला देती। आखिर सच भी तो यही है। मैं कहाँ घर के कामों में इतनी निपुण हूँ। घर और नौकरी दोनों में कितना भी कर लूँ, आज भी अकेले कहाँ अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। बेटा, थैंक्स की कोई क्या जरूरत है। उस पल मेरे मन में जो जज्बात निकले बस शब्दों में पिरोकर बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दिए। और जहाँ तक काम की बात है, वह तो तुम आज नहीं तो कल सीख ही जाओगे। मैं तो केवल इतना जानती हूँ बेटा कि तुम हमें रिश्तों को उन्हें बोझ नहीं बनाना। दिल में निभाए रिश्ते और एहसास कभी बोझ लग ही नहीं सकते। मम्मी जी की बातों ने बहुत कुछ सिखा दिया। रात भर सोचती रही। सच में बेटियों को मायके में कभी भी कोई रिश्ता बोझ नहीं लगता, क्योंकि वे रिश्ते हम दिल से निभाते हैं। ससुराल में दिल के रास्ते में यह हमारा कमबख्त दिमाग एक पत्थर बनकर खड़ा हो जाता है। उस दिन के बाद मम्मी जी और मेरे बीच के रिश्ते को एक नई दिशा मिली। धीरे धीरे एक दूसरे को सहारा देने की आदत सी हो गई। जिस तरह मुझ में कुछ कमियां थी, वैसे ही हर आम इंसान की तरह मेरी सासू माँ की भी कुछ कमजोरियां थी। एक तो उन्हें भूलने की बहुत अजीब सी आदत थी। अक्सर तारीख तो भूल ही जाती, और दूसरा कोई न कोई चीज कहीं पे रखकर भूल जाती, और उस चीज के न मिलने पर घर में बवाल मचा देती। मैं अब मोबाइल में हर जरूरी तारीख को फीड कर लेती और मम्मी जी की हर मुमकिन मदद कर देती। धीरे धीरे मैंने जाना कि मम्मी जी को अच्छा खाना बनाने के साथ साथ सुंदर और नए नए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़ों का भी शौक था। कई बार उन्हें पापा जी को बाजार लेकर चलने के लिए आग्रह करते हुए सुना। पापा जी ठहरे बिल्कुल विपरीत स्वभाव के प्राणी। वे हर बार मम्मी जी की बातों को टाल दिया करते। अब क्या था, मैं जब भी कभी बाजार जाती, कहीं ना कहीं से उनके लिए कभी नई स्टाइलिश कुर्ती, तो कभी स्टोल, तो कभी प्लाजो, तो कभी गॉगल्स या पर्स ले आती। उन्हें अपनी सहेलियों संग घूमने फिरने का बहुत ही शौक था। जब कहीं जाना होता तब मैं देखती कि वे मेरी लाई हुई कोई न कोई चीज जैसे गॉगल्स या कुर्ती पहनकर बड़े चाव से मेरे कार की बगल वाली सीट पर आकर बैठती और मुझसे पूछती कैसी लग रही हूँ मैं भी फ्लाइंग किस के साथ उन्हें बता देती, एकदम मस्त मम्मी जी। अब सालों बाद मेरी मम्मी जी मेरे लिए केवल मम्मी बन गई। यह फासला तय करने में हम दोनों को ज़्यादा समय नहीं लगा। आखिर हमने अपने अहम को हमारे रिश्तों के बीच नहीं आने दिया, और साथ ही दिल पर दिमाग को कभी हावी न होने दिया। कड़वी बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ जाने की आदत को अपनाया। कहते हैं कि अगर इंसान एक कदम बढ़ाए तो सामने वाला भी आपकी आंखों में सच्चाई देखकर अपना हाथ बढ़ाकर आपकी दोस्ती को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इधर मेरे साथ थोड़ा अलग रहा। मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं, बल्कि मुझे कसकर गले से लगा लिया। 20 साल बीत चुके हैं। आज मम्मी को किट्टी पर जाना है। मैं भी ऑफिस के एक कार्यक्रम में जाने की जल्दी में हूँ। देखा, मम्मी जी भी आईने के सामने खड़ी जाने के लिए तैयार हो रही है। आइए मम्मी जी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तू जा। चलो ना आप। अरे रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, तुझे देर हो रही है। मम्मी, आप उसकी चिंता मत करो, आप जाओ। अब उनकी उम्र हो गई है। खरगोश जैसी तेज दौड़ती मेरी सासू माँ अब कछुए की चाल चलते हुए गाड़ी की तरफ आ रही है। आते हुए कभी अपनी साड़ी का पल्लू सेट करने लगी, तो कभी रास्ते में रुककर बगीचे में पौधों को पानी डालने के लिए मालिक को अच्छे से डिटेल में समझा
बुझा रही थी। आज भी उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। इतने सालों बाद भी स्वभाव कहाँ बदला है उनका। अच्छे से पता है मैं लेट हो रही हूँ, फिर भी देखो तो अब मम्मी पर कभी कभी गुस्सा आता है, पर नफरत नहीं होती। हंसती हुई मम्मी जब कार में आकर बैठी तो उनकी सारी थकान ठंडी ठंडी कार की हवा ने उतार दी। मैंने 5-10 मिनट पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर उसका एसी ऑन कर दिया था। 2 घड़ी आराम करके अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर फिर से अपने वही अंदाज में बोली, कैसी लग रही हूँ मैं। मैंने भी वही अपने पुराने स्टाइल में फ्लाइंग किस की और गाड़ी को फुल स्पीड के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दिया। सच में अगर दिल से रिश्तों को निभाया जाए तो वे बोझ नहीं लगते। और मम्मी की बात 100% सही साबित हुई। बहू को बेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। बहू को इंसान ही समझ ले वह भी बेहतर है। सच में अगर दिल से रिश्तों को निभाया जाए तो वे बोझ नहीं लगते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।